हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो है उन सभी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट जहां पर भी इंडस्ट्रियल लॉ आपका आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इंडस्ट्रियल लॉ की वीडियो HSSC CET एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देखें और आपका लॉ का डर, जो इंडस्ट्रियल लॉ से आप डरते हैं ना, वो भाग जाएगा। राइट, देखते हैं, शुरू करती हूं मेरी आज की वीडियो। बच्चों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी ये एक्ट किसके बारे में है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, इंडस्ट्री में जो झगड़ा होता है उसके बारे में है कि कैसे सुलझाया जाए और किन किन के बीच ये झगड़ा होता है। राइट, तो उसे ही बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, कब हुआ था, एक्ट कब आया था? 1947, याद रखना है आप लोगों को। ओके बच्चों, ये सबसे पहले पूछता है कि ये झगड़ा किस किस के बीच में हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच, यानी दो एम्प्लॉयर आपस में लड़ सकते हैं, दो एम्प्लॉयज आपस में लड़ सकते हैं, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में लड़ सकते हैं। राइट, तो ये रिलेशनशिप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया? 1947 में। रिलेशनशिप मैं बता चुकी हूं। राइट, किसी भी मुद्दे से रिलेटेड झगड़ा हो सकता है, मतलब पर्सनल मुद्दा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट झगड़े दोनों हो सकते हैं। आप डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट दोनों हो सकते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कौन से झगड़ों के बारे में बताता है? डिस्प्यूट लाइक एम्प्लॉयमेंट, सेकंड नॉन एम्प्लॉयमेंट, थर्ड बोथ, और डी नन ऑफ दिस। बच्चे करेंगे एम्प्लॉयमेंट, लेकिन नहीं, आंसर इज सी, एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट दोनों आएंगे। राइट, याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, फिर किन किन के बीच में रिलेशन होता है? एम्प्लॉयज के बीच में एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयर के बीच में। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा झगड़ा? एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, और बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज। राइट, अब बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे को बोलते हैं मैम हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। हिंदी में ही तो बता रही हूँ, और कैसे बता रही हूँ? जो चीज मैंने लिखी है वो इंग्लिश में है, बट मैं जो बता रही हूँ वो तो हिंदी में है ना, तो आप साथ साथ राइट डाउन कर सकते हैं। बच्चों, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतनी हेल्प कर रही हूँ। प्लीज समझो बात को और करते रहो रिवाइज, और आसपास की जितने खबरें फैल रही हैं उन पे थोड़ा कम ध्यान दो। आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, आप लोग प्रिपरेशन करिए। राइट, देखते हैं आगे। देखो, अभी कहते हैं ये झगड़े सुलझाने, जो झगड़ा हो गया ना आपस में, तो उसका जैसे घर में झगड़े सुलझाने का अपना एक ढंग होता है, ऐसे ही इंडस्ट्री में अगर झगड़ा हो जाए तो उसको कैसे सुलझाया जाए, ये बात है। तो इसका एक प्रोसीजर है। कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती है, याद रखनी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 3 स्टेजेस होती है झगड़ा सुलझाने की। अब जैसे ही मेरी वीडियो खत्म करेंगे ना, आप सोचना मैंने क्या पढ़ाया। अगर मैंने मेरा पढ़ाया हुआ रिकॉल कर रहा है, इट मींस आपको मेरा पढ़ाया हुआ इफेक्टिव लगा है। ठीक है, देखो कंसिलिएशन, अब हिंदी में ना इसी वर्ड को पता नहीं कितने नामों से बोला जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश में बता देती हूं। ठीक है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। ठीक है, ये एक बार ही देख लेना। ठीक है, देखो ये है अब कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और जुडिकेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये 3 कंसिलिएशन में क्या आता है, आर्बिट्रेशन में क्या आता है, और इनमें क्या आता है। देखो, सबसे पहले एक मोटी मोटी तौर पे आप लोग बुक्स भी पढ़ते रहो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मेरे स्टार्ट के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम सेक्शन याद करेंगे इनके। ये सेक्शन 3 में गिवन है, ये सेक्शन 3 में गिवन है, ये सेक्शन 4 में गिवन है, ये सेक्शन 5 में गिवन है, ये सेक्शन 6 में गिवन है, ये सेक्शन 7A में गिवन है। ठीक है, ये सेक्शन 7B में गिवन है। एक मिनट, ये सेक्शन 7 में गिवन है, ये सेक्शन 7A में गिवन है, और ये सेक्शन 7B में गिवन है। राइट, आपको ये याद रखना है। अब देखो बच्चों,
कंसिलिएशन क्या मेथड होता है, ये वाला। सबसे पहले कंसिलिएशन कहता है, जो हमारा रूल होता है ना इंडस्ट्री का, वो कहता है 3 तरीके से झगड़े को सुलझाया जा सकता है। पहला कंसिलिएशन करके, दूसरा आर्बिट्रेशन करके, तीसरा एडजस्टीकरण करके। ठीक है, मतलब एक तरह से जुडिकेशन बोल लेती हूं मैं इसको, अगर मैं एड भी बोलूंगी तो गड़बड़ कर रही हूं। जुडिकेशन, ठीक है, जुडिकेशन करके एडजुडिकेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो है कंसिलिएशन, ये क्या मतलब होता है, इसमें जो जिन 2 बंदों के बीच में या जिन भी इंडस्ट्रीज के बीच में झगड़ा हो रहा है ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपना एक तीसरा बंदे को बुला लेते हैं, जो ना तो दोनों, मतलब किसी का भी पक्षकार नहीं होना चाहिए। सपोज करो हमारा मतलब घर में झगड़ा होता है भाई बहनों का, तो ऐसे कौन से कैंडिडेट को बुलाया जाता है जो झगड़े सुलझाते हैं, मम्मी या पापा को, जो दोनों को इक्वल प्यार करते हैं, जो दोनों का इक्वल चाहते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो अपना ये कंसिलिएशन मेथड है वो क्या कहता है, एक ऐसे नॉन थर्ड पार्टी को बुला लो जो दोनों का हित सोचते हो, ठीक है, जो बाइजनेस नहीं करता हो, उसके थ्रू ये झगड़ा सुलझाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होता है आपका वर्क कमेटी। वर्क कमेटी, इसमें क्या होता है, ये वर्क कमेटी सबसे पहले झगड़ा सुलझाने की कोशिश करती है। ठीक है, झगड़ा इससे सुलझाया जाता है, वर्क कमेटी इसको बोला जाता है। इसके अंदर आप देखो, अब वर्क कमेटी अगर झगड़ा नहीं सुलझा पाई तो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएंगे। कंसिलिएशन ऑफिसर भी एक थर्ड पार्टी होता है जो झगड़ा सुलझाने की मतलब कोशिश करता है। ठीक है, अगर इसके जो कंसिलिएशन ऑफिसर है उसकी तरफ से जो फैसला है, यानी जो उसने फैसला किया, अगर उसे सहमत नहीं है तो हम जाते हैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यानी फिर बोर्ड के पास जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, राइट। अब अगर इसने विद इन 7 डेज अगर इसने कोई फैसला दे दिया ऑफिसर ने, तो आगे जाएंगे यानी ऑफिसर्स के पास। 1 मिनट रुको, देखो फिर से बताती हूं, इसका सेक्शन 3rd, 4th और 5th याद हो गया। वर्क कमेटी या वर्कर्स कमेटी, ये क्या है, इसके अंदर कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी को हम चुनते हैं, जो जिन 2 लोगों के बीच झगड़ा है वो दोनों मिलकर एक थर्ड पार्टी को चुनते हैं कि आइए आप सुलझाइए हमारे झगड़े को। ठीक है, वो अगर उसके फैसले से सहमत है या फिर वो फैसला कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएगा ये प्रोसीजर किसके पास, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, यानी सेक्शन 4 में। अगर वो ऑफिसर झगड़ा सुलझाता है तो ठीक है, और उस फैसले से सहमत भी है दोनों पार्टी तो ठीक है, वरना आगे जाता है किसके पास, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बट ये तीनों ही रिलेटेड है थर्ड पार्टी से, यानी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ये याद रखोगे, समझ आया। अब देखो कंसिलिएशन से, अब सपोज करो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन से भी नहीं सुलझा उनका झगड़ा, तो दूसरा मेथड है हमारा। ठीक है, इन तीनों में कंसिलिएशन का मेथड ये होता है। ठीक है, फिर है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कोई ऐसे थर्ड पार्टी चुनते हैं, वही चीज यहां आर्बिट्रेशन में क्या होता है, ये थर्ड पार्टी होती तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ही होती है, तीसरा पर्सन ही होता है, बट ये नोन नहीं होता, नॉन पर्सन नहीं होता, ये कोई अननोन पर्सन होता है, उसको पकड़ते हैं जो किसी को भी नहीं जानता। तो आर्बिट्रेशन में जो अननोन है दोनों के लिए बराबर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आर्बिट्रेशन में जो मेथड होता है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यानी इंक्वायरी करेगा, पहले पूरी बात पूछेगा, उसके बाद फैसला लेगा। ठीक है, देखो 3 मेथड झगड़े सुलझाने के कौन कौन से, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और जुडिकेशन। ठीक है, जो कंसिलिएशन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चा, थर्ड पार्टी चुनते हैं, जो ऐसी थर्ड पार्टी जिसको हम दोनों जानते हैं, जो बाइजनेस नहीं करती हो। वर्क कमेटी के पास जाते हैं, अगर वो सुलझाता है तो ठीक है 7 दिन के अंदर, अगर नहीं सुलझाता है तो हम कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाते हैं, वो सुलझाता है तो ठीक है, वरना 14 दिन के अंदर हम बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के पास जाते हैं, राइट। फिर है सेकंड मेथड आपका कौन सा, ये है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन ऐसा बंदा, ये भी थर्ड पार्टी होती है बट नोन नहीं होती, अननोन पर्सन होता है, वो दोनों को इक्वल सुनता है और इक्वल इंक्वायरी करता है, पहले अपनी चीजें जो पूछना होता है वो इंफॉर्मेशन पूछता है, देन वो रिजल्ट देता है। ठीक है, थर्ड मेथड है जुडिकेशन, यानी जुडिकेशन वर्ड आ गया ना, यानी यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको रब कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना। जुडिकेशन वर्ड आ गया, यानी यहाँ पे क्या आ गई, जज आ गया, कोर्ट आ गया, ये आ गया, जुडिकेशन आ गई, ये एडजुडिकेशन। ठीक है, इसमें जुडिकेशन आ गई यानी कोर्ट का मामला आ गया। यहाँ पे थर्ड पार्टी का, इन दोनों में क्या था, थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी, यहाँ कोर्ट लॉ नहीं था, यहाँ थर्ड पार्टी थी, इसमें थर्ड पार्टी नॉन थी, इसमें अननोन थी।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब जुडिकेशन में क्या है, कोर्ट आ गया, ठीक है। अब लेबर कोर्ट, सबसे पहले लेबर कोर्ट में जाएंगे। लेबर कोर्ट अगर सुलझा पाता तो ठीक है, लेबर कोर्ट में अपने फैसले को लेकर जाएंगे, सुलझा पाता तो ठीक है, वरना फिर हम जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। फिर उसमें जाएंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, मतलब जिस स्टेट में आपकी इंडस्ट्री है उस ट्रिब्यूनल में। अगर उसमें भी नहीं सुलझता है और उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो नेशनल ट्रिब्यूनल में, राइट। तो नेशनल ट्रिब्यूनल में, समझ आया? ये तीनों चार्ट समझ में आ गया आपको? अगर मेरे से पढ़ने के बाद ये चार्ट आपके माइंड में घूम रहा है और समझ आ रहा है तो माय डियर इट मींस आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। एक बार आंख बंद करो, तीनों चीजों को समझो। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और जुडिकेशन। कंसिलिएशन में 3 वर्कर्स कमेटी, ठीक है, सेकंड कंसिलिएशन ऑफिसर, थर्ड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। और फिर आर्बिट्रेशन में एक मेथड कौन सा, इंक्वायरी करेंगे, थर्ड पर्सन इंक्वायरी करेगा, उसको पता नहीं है हमारे बारे में कुछ भी, तो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ये कोर्ट का मतलब कोर्ट नहीं है, वो वाला कोर्ट नहीं है, बस कोर्ट आ गया है। लेकिन जुडिकेशन में यहाँ कोर्ट होता है, यहाँ थर्ड पार्टी होती है, इन दोनों में। इसमें 3 मेथड होते हैं, पहले लेबर कोर्ट है उसमें जाएंगे, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में, राइट। ये प्रोसेस होती है। आप लोगों को समझ आया? चलें अगली स्लाइड में। बच्चों, मैं इजी लैंग्वेज में चीजें करवाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है, आप लोग समझते रहिए। अब चलो आगे। देखो बेटा, इंस्टीट्यूशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कंसिलिएशन मैंने बता दिया। ये एक प्रोसेस है, क्या, विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एम्प्लॉयज कम टुगेदर, थर्ड पार्टी, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं अपने जो डिस्प्यूट, रिकंसाइल करते हैं उसको और कंक्लूड करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, राइट। वही चीज है, म्यूचुअल कंसेंट से कोई काम कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट थर्ड पार्टी के यूज से, म्यूचुअल कंसेंट, थर्ड पार्टी ने बोल दिया भाई ये सही है और म्यूचुअल कंसेंट हो गए, दोनों सहमत हो गए, ठीक है, उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी, नोन एज फैसिलिटेटर। इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो फैसिलिटेटर के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं, कंसिलिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है, जो कंसिलिएशन में थर्ड पार्टी होती है वो किस नाम से जानी जाती है, फैसिलिटेटर, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस, बस आगे कुछ मत करो आप लोग। फिर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर दे रखी है कि कोई भी जो ऑफिसर होता है वो दिस एक्ट गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है किसने, इस एक्ट ने, कि ऐसे कर सकते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर भी भेज सकते हैं वो, ठीक है। बस और आगे मत करो, और ज्यादा फिर आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको ये याद रखना, कंसिलिएशन म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर बेस होता है, थर्ड पार्टी इसमें आती है, इस थर्ड पार्टी को फैसिलिटेटर कहते हैं। बस आगे मत करो। एक मिनट, हाँ, जो कंसिलिएशन होता है, जो ऑफिसर ऑफ कंसिलिएशन कैन नॉट फोर्स द सेटलमेंट, जो कंसिलिएशन का ऑफिसर होता है, जो थर्ड पार्टी, वो कह रहा है कि जो कंसिलिएशन के लिए ऑफिसर भी भेज सकती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो फोर्स नहीं करेगा किसी भी पार्टी को सेटलमेंट के लिए, ठीक है। आप अगर वो उसके मतलब थर्ड पार्टी के कंसिलिएशन के ऊपर सहमत है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। फिर है, हाँ बस और कुछ नहीं करना आपको। फिर है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होते हैं, न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, यानी किसी को नहीं जानती है, न्यूट्रल होती है, वो किसी की पक्षपात नहीं करती है, वो वाली, ठीक है। ये कहता है, ये हियर्स करता है यानी सुनता है किसकी पार्टीज के डिस्प्यूट को, गैदर करता है इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग डिस्प्यूट, झगड़ा क्यों हुआ उसे जो वो चीज है वो गैदर करता है और कम टू कंक्लूजन, जब कंक्लूजन देता है वो, ठीक है, बोथ द पार्टीज, जिसको बोथ द पार्टीज को बाइंड करना पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर कंसिलिएशन, conciliator only assists the parties to the conclude settlement where arbitrator hears both the parties and then his judgment। कहता है कंसिलिएटर यानी ऊपर वाले मेथड में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये कहता है ये तो कंसिलिएटर सिर्फ असिस्ट करता है पार्टीज को कि भाई सेटलमेंट कर लो, और ये क्या करता है, सुनता भी है दोनों पार्टीज को। आर्बिट्रेशन में जो ऑफिसर होता है वो, यानी जो थर्ड पार्टी होती है, आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी होती है उसका नाम होता है आर्बिट्रेटर, ट्रेटर, और उसमें कंसिलिएशन, इसमें क्या होता था, कंसिलिएटर। देखो ये रहा, कहाँ गया, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी का नाम होता था वो कंसिलिएशन या प्रोसेस को, और कंसिलिएटर, ठीक है, वो होता है। फिर है उसके अंदर
जो कंसिलिएटर होता है उसमें तो क्या करता है, वो सेटलमेंट के लिए बोलता है बस और इसमें क्या करता है, वो पहले सुनता भी है जब डिसीजन देता है। बस इतना मोटा मोटा मैं करवा चुकी हूँ, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है इतनी डीप में। फिर है एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, कोर्ट आ जाता है। अब सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इट मींस लीगल अथॉरिटी, लीगली अथॉरिटी हो गया, लीगली अथॉरिटी अपॉइंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा अथॉर्ट किया जाता है कि बाइंड करा जाता है बोथ द पार्टीज को, कि कोर्ट के द्वारा ये बाइंड करनी पड़ेगी दोनों पार्टीज को, ठीक है। वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें लेबर कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, जो कि मैंडेटरी होता है। लेबर कोर्ट क्या है, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके अंदर। देखो लेबर कोर्ट में ना रहने दो आप लोग, हाँ अब ये पढ़ो बस। यहां से ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे वो चार्ट इंपॉर्टेंट था ऐसे ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो वो क्वेश्चन आएगा या यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, मशीनरी फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के दो ढंग होते हैं, एक तो वॉलेंट्री, नॉन स्टैच्यूटरी, वॉलेंट्री और नॉन स्टैच्यूटरी, और ये होता है स्टैच्यूटरी, सेटलमेंट मशीनरी, ठीक है। वॉलेंट्री यानी इच्छित, यानी कर भी सकते हैं और ना भी, ठीक है, ये इसमें करना ही करना है, यानी ये कंपलसरी है, स्टैच्यूटरी है, कंपलसरी है। और ये इच्छित है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब जो अपनी मर्जी से डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं वो तो ये है, मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी है, कोर्ट के द्वारा की गई है, वो वाले है। ये वाले कौन से हैं, कंसिलिएशन, एक मिनट भाई, हाँ 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 ठीक है बेटा, आपसे ना ये चार्ट कैसे पूछा जा सकता है, ये चार्ट ऐसे पूछा जाएगा, आप उन पे मत जाना, मतलब वो तो सेटलमेंट का, ये कोर्ट के द्वारा किया जाने वाला सेटलमेंट है ये वाला। बस आपसे ये पूछा जाएगा स्टैच्यूटरी मेथड कौन से, नॉन स्टैच्यूटरी मेथड कौन से, वॉलंटरी मेथड कौन से, नॉन वॉलंटरी मेथड कौन से है, ठीक है। आपको आपसे ये सिर्फ ये पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक मिनट रुकना, हाँ चलो ठीक है। अब ये चार्ट में सिर्फ स्टैच्यूटरी मेथड को आपको ये याद रखना है, इस चार्ट में और कुछ याद नहीं रखना है बच्चों, ये याद रखना है वॉलेंट्री मेथड कौन से हैं और नॉन वॉलेंट्री कौन से हैं या फिर स्टैच्यूटरी कौन से हैं। तो कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एडजुस्टिकेशन और ये लेबर कोर्ट, ये वाले ये कौन से मेथड है, ये आपके स्टैच्यूटरी मेथड है, ठीक है। और ये वॉलेंट्री, जो वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, तो कौन से है, वर्कमैन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस प्रोसीजर, ये कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। ये सिर्फ इस चार्ट को ऐसे कैसे लर्न कर लेना, आपसे ऑप्शन में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चार्ट से। क्या क्या, देखो जो मैं ढंग करवा चुकी हूँ सेटलमेंट का वो तो ठीक है, अब इसमें से आपसे 2 ही, जो ये चार्ट गिवन है ना, या तो ये पूछा जाएगा कौन सा स्टैच्यूटरी मेथड है, कौन सा नॉन स्टैच्यूटरी, ये चीज, या तो वॉलेंट्री मेथड, नॉन वॉलेंट्री मेथड। ये चार्ट यूं याद करना है, ये चार्ट से सीधा 3 मेथड मान लो पूछ लिया, नॉट स्टैच्यूटरी, नॉट स्टैच्यूटरी 3 तो इसमें दे दिया और 1 उसमें से दे देंगे, तो आपको वो ढूंढना है। इस चार्ट में से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है माय डियर। प्लीज बच्चों, ये जो ये वाली जो चीज है ये आप लोगों को उतार लेनी है कहीं ना कहीं चार्ट पे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसको करके जाना। देखो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मत करो इतनी डिटेल में, नेशनल ट्रिब्यूनल देखो, अच्छा बस ये कर लो, नेशनल ट्रिब्यूनल में कौन सी चीज आती है जिसमें मोर देन 1 स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट है, अगर कोई इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री है हरियाणा की और दूसरी इंडस्ट्री है यूपी की, तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएंगे, जो मोर देन 1 स्टेट के बीच में है, ठीक है, उसे बोलेंगे, और वो विद इन स्टेट के बीच में होगी। रुको एक सेकेंड, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन वर्क प्लेस, ठीक है, रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग, बस इसमें और कुछ 1 और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बस उसमें ये ध्यान रखना, और कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन इसके गिवन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इंडियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के कुछ एग्जांपल्स है, सोल्डी है ये, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट। इंडस्ट्रियल जो एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो
टू प्रिवेंट स्ट्राइक्स विच आर इलीगल इन नेचर, ठीक है भाई, डिस्प्यूट जो इलीगल हो रहा है स्ट्राइक वो ठीक है। प्रमोट गुड रिलेशन, हाँ जी मैंने बताया था रिलेशन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में भी, ये भी ठीक है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन रिलीफ वर्कमैन इन मैटर्स तो इलीगल रिट्रेचमेंट डिसमिस, हाँ ठीक है बिल्कुल। और ऑल ऑफ दिस आंसर इन सबको देखता है। फिर है आपका बीच मशीनरी फॉर सेटल्ड मेंशन इन द एक्ट अकाउंटेबल फॉर द स्पीडी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भाई स्पीडली, देखो कोर्ट में जाएंगे तो स्पीडली काम नहीं होगा, म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा वो स्पीडली होगा। तो कंसिलिएशन था अपना, आर्बिट्रेशन में भी वो थर्ड पार्टी अननोन होती है उसमें भी टाइम लगेगा, वो समझेगा सुनेगा बात को, तो सब स्पीडी यानी स्पीड में जो काम हो जाएगा म्यूचुअल कंसेंट, ये वाला कंसिलिएशन, राइट, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर अब व्हाट इज द टाइम पीरियड टू पब्लिश आर्बिट्रेशन रिपोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, 30 डेज के अंदर। मैं वही चीज बोल रही थी कि आर्बिट्रेशन जो रिपोर्ट है वो बन जाएगी आर्बिट्रेटर द्वारा 30 दिन के अंदर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सिक्योर्स द इंडस्ट्रियल पीस वॉलेंट्री एंड डैश कंपल्सरी, कौन सी ऐसी चीज है जो कंपल्सरी है, जो देखो जो ऐसी कौन सी चीज है जो इंडस्ट्रियल पीस को सिक्योर करती है, ठीक है, और जो कंपलसरी है, कौन सी चीज कंपलसरी है और कौन सी चीज इंडस्ट्रियल उसको जो पीस है उसको सिक्योर करती है, कौन सी है। नेगोशिएशन जब दोनों ने मिलकर काम कर लिया, ठीक है, नेगोशिएशन, ठीक है, तो नेगोशिएशन मतलब दोनों ने मिलकर काम कर लिया, वो चीज होती है। फिर है एडजुस्टिकेशन, जो होता है जो जज के द्वारा किया जाता है। तो कंपलसरी क्या होगी, जो जुडिकेशन होता है, जो कंपलसरी होता है ये होता है ना, ये कंपलसरी का तो 2 ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन हो रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन में, तो ए और सी में अटक गए, तो पहला भी देखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा जो पीस लाता है वॉलेंटरी, इच्छित यानी इच्छा पर है, तो नेगोशिएशन इच्छा पर होता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन इच्छा पर नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। आंसर इज ए, हाँ आंसर इज ए, राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। अब बच्चों आपको इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी लेकर आऊंगी मैं, टाइम रहा तो, ठीक है, एमसीक्यू भी लेकर आऊंगी, और आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, राइट। देखो बच्चों, अब है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अब मैंने करवाया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आपको इतने कम टाइम में जहां से क्वेश्चन आएगा मैंने वो चीज करवा दी है। आप लोग कितना भी बुक पढ़ लो बेटा, एक स्पेसिफिक एक्ट पे पूरी बुक मिल जाएगी, बेयर एक्ट मिल जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो जहां से क्वेश्चन टारगेट होंगे ना आपके, वही चीज मैं ले रही हूँ, राइट। अब है वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। वेजेस एक्ट क्या है भाई, कई बार क्या होता था, एम्प्लॉयर है ना काम करवा लेता था एम्प्लॉय से, पर पैसे नहीं देता था टाइम पे, तो बहुत बेचारे मजदूर सुसाइड कर लेते थे, बहुत सारे काम करने के बावजूद वो गरीब रहते थे। तो वेजेस के लिए एक्ट आया, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब ये क्या करता है, लेबर्स के लिए है, ये ऑब्वियसली लेबर्स के लिए है, जो कहता है वेजेस, जिनको वेजेस मिलती है कि भाई जो एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, उसी को ही बोलते हैं। ये कुछ शॉर्ट आउटलाइंस बताता है, प्रोविजंस बताता है किसके बारे में, पेमेंट के बारे में, वेजेस की, ठीक है। वेजेस क्या होती है, देखो बेटा, वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। वेजेस का मतलब होता है जो डेली रूटीन के मजदूर होते हैं, मतलब 200 में आज मतलब 400 मजदूरी चल रही है, 500 चल रही है, तो 500 रुपए में आज कहीं काम किया, फिर कल कहीं, मतलब रूटीन वाइज प्लेस बदलते रहते हैं। दूसरी बात, वेजेस वाले मजदूर दिमाग का काम नहीं करते, फिजिकली वर्क करते हैं, और सैलरी मतलब सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकली नहीं करते हैं, ठीक है। और वो रूटीन में एक ही ऑफिस में जाते हैं, एक ही उसमें काम करते हैं, उसे बोलते हैं सैलरी। उसको मिलने वाला जो वो चीज होती है वो मतलब कंपनसेशन या पेमेंट होती है, उसको सैलरी बोलते हैं। और जो फिजिकली वर्क करता है और डे टू डे अपना काम का प्लेस बदलता रहता है, उसे वेजेस बोलते हैं, राइट। आपको ध्यान रखना है। तो ये वेजेस वाला एक्ट है, राइट। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज का, कहता पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंश्योर टाइमली। एक तो टाइमली दी जाए, फिर फुल पेमेंट दी जाए जो उनके काम के लिए है, ठीक है। और जो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन है वो ना कटे, मतलब कभी किसी नाम के काट लेते थे, कभी किसी नाम के, तो ऐसे अनऑथोराइज्ड जो डिडक्शन है वो ना हो, और टाइम पर हो और पूरी हो, ठीक है। पूरी पेमेंट हो, फुल पेमेंट टाइम पर, और दूसरी बात डिडक्शन ना हो, कोई भी अनऑथोराइज्ड जो डिडक्शन है ना हो, ठीक है। अनऑथोराइज्ड डिडक्शन ना हो, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखनी है।
अब देखो अप्लीकेबिलिटी कहाँ का अप्लीकेबल होता है ये एक्ट, ये होता है जहां पर भी जो भी बंदा वेजेस काम कर रहा है जो नॉट एक्सीड सर्टेन अमाउंट पर मंथ, जो एक्सीड नहीं है जितने भी अमाउंट सर्टेन करी गई है उससे पर मंथ, मतलब एक सर्टेन अमाउंट पे काम करता है कि ऐसा नहीं है एक मंथ कभी इतनी बढ़ रही है, एक मंथ में 50,000 कमा लिया अगले में 1 लाख, ऐसे नहीं, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। दिस एक्ट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयड इन स्पेसिफिक कैटेगरीज और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग दोज हु वेजेस डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट पर मंथ, ठीक है। फिर है पहले तो ना, हाँ ये इसका ना सर्टेन अमाउंट होता है, पहले तो इसका होता था आप लोगों का 7,000 रुपए, अब होता है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए है इसकी सर्टेन अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं आगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड टाइम ऑफ पेमेंट, कि भाई टाइम होना चाहिए और कितने टाइम में मिलनी चाहिए, तो कहता है रेगुलर पेमेंट मिलनी चाहिए और 1 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है। एक महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेमेंट, 1 महीने में मिल जानी चाहिए। द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी पेड नॉट बी लेटर देन 7 डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ, जो वेजेस है हर पर्सन की वो एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी पेड नॉट लेटर देन 7th लास्ट डे, ओके। 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब सपोज करो अगर आपकी 30 को मंथ एंड हो गया तो 7 अगली जो 7 आएगी ना, जैसे मार्च 30 को एंड हो गया, मार्च 31 को होता है, जैसे 31 को एंड हो गया तो 7 अप्रैल तक आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, यानी अगले मंथ के 7 तारीख तक आपको सैलरी मिल जानी चाहिए, ये कहता है लो। फिर है मोड ऑफ पेमेंट, जो वेजेस का पेमेंट है वो आइदर कॉइन या करेंसी, नोट्स में, चेक में, किसी में भी हो सकता है, ठीक है, बैंक अकाउंट में, ठीक है। ये कौन कहता है सेक्शन 7 में, ठीक है। डिडक्शंस के बारे में, सैलरी में कौन कौन सी डिडक्शंस होनी चाहिए 8 से 13 में कहता है। इसके सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो मैटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन से मुझे नहीं लगता, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेना, डिडक्शन 8 से 13 में ये कहता है कि इनकम टैक्स की डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड की, और जो भी ऑथोराइज डिडक्शन है वही कटे, इसके अलावा अनऑथोराइज नहीं होनी चाहिए कोई भी डिडक्शन, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड नोटिस, रिकॉर्ड होना चाहिए किसको कितनी सैलरी कब दी गई, रिकॉर्ड और नोटिस 18 to 19 सेक्शन में होना चाहिए। फिर है फाइन्स एंड डिडक्शंस, जो फाइन्स एंड डिडक्शंस है, फाइन्स लिए जाए, यानी अगर मतलब कोई गड़बड़ी करी है तो फाइन्स, और प्लेस रिस्ट्रिक्शन एंड फाइन्स एक्सटेंट ऑन विच बी डिडक्टेड फ्रॉम वेजेस, अगर ज्यादा काट लिए तो फाइन होने चाहिए। क्लेम एंड कंप्लेंट्स, क्लेम और कंप्लेंट कर सकते हैं, क्लेम और कंप्लेन, कोई भी मजदूर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकता है, कहाँ, सेक्शन 15 और 16 से। पेनल्टी कंप्लेन, इस सेक्शंस को, हर एक्ट के सेक्शन को प्लीज लर्न कर लें, ठीक है। फिर आपको याद रखना है पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसका पेमेंट करना है। इफ द एम्प्लॉयर मेक्स अनऑथोराइज्ड डिडक्शन, अगर एम्प्लॉयर ने अनऑथोराइज्ड डिडक्शन करी है तो उसका पेमेंट किया जाए, ये सेक्शन कहता है 7 to सबसेक्शन 4 में। इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर का जो सेक्शन है ये भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, कि इंस्पेक्टर का सेक्शन 20 से 22 में ये कहता है एग्जामिन करता है रिकॉर्ड्स को, इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेन को, और पेमेंट ऑफ वेजेस। देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या करता है, एक इंस्पेक्टर हायर किया जाता है, अगर किसी बंदे के साथ गलत हुआ है, एम्प्लॉयज के साथ गलत किया है तो उनकी रजिस्टर को देखता है, उनकी कंप्लेन को देखता है, और जो उनके द्वारा कंप्लेन की गई थी क्या उस पर कुछ रिएक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, ये चीजों को देखता है, ठीक है। ये कहता है, देखो मोस्टली ये वाला जो एक्ट है ना आपका, 1 मिनट, फिर है आप लोगों की पेनल्टीज, 1 मिनट बच्चा, हाँ देखो इस वाले एक्ट में आप लोगों को एक तो ये याद रखना है, ठीक है, फिर एक तो ये याद रखना है, मतलब जो इसका जो मटेरियल है ना वो ज्यादा उस पर ध्यान देना। एक इंस्पेक्टर वाला, कि एक इंस्पेक्टर होता है वो, उसका सेक्शन क्या है 20 से 22, ठीक है। आप देखो पेनल्टीज का भी सेक्शन याद रखना है आप लोगों को। कोई भी पेनल्टी, अगर किसी बंदे ने, किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ गलत करा है तो उसे पेनल्टी पे कहाँ करनी पड़ेगी, कौन से, ये इसमें, इसके तहत कौन से, ठीक है। इसमें सेक्शन ना याद करो तो ज्यादा बेटर, नहीं लिखा हुआ है मैंने भी। फिर है लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड क्या क्या होगी, किस चीज की क्या लिमिटेशन रहेगी वो चीजें। कंक्लूजन, ये वही है, एम्प्लॉयज के बारे में है, और इंश्योर करता है कि उनको वेजेस मिले उनके टाइम पर, और प्रोटेक्ट करता है कि अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस ना हो, ठीक है। बहुत जो जिस एक्ट में जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दी है, प्लीज आप इन चीजों को बार बार पढ़ें, मेरी वीडियो को बार बार देखें, और ये वाला ना, ये 2-4 जो वो है ना एक्ट, वो क्या बोलते हैं सेक्शंस, वो याद रखना। एक तो ये फ्रीक्वेंसी ये वाला
4 to 6, और एक मोड ऑफ पेमेंट वाला, डिडक्शंस वाला, ठीक है, रिकॉर्ड नोटिस तो मुश्किल है, और फाइन्स वाला, ये याद रखना, कंप्लेंट्स वाला, मतलब एक बार ना सेक्शंस को देख लेना, इंस्पेक्टर वाला सेक्शंस को देख लेना बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेक्शन से नहीं करवाया है मैंने, इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। देखो तो फ्रीक्वेंसी टाइम 4 से 6 ये कर लो, फ्रीक्वेंसी टाइम 4 से 6 में, 4 से 6 में वेजेस मिल जानी चाहिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में मैसेज आता है ना जैसे सैलरी का, वैसे याद कर लो 4 से 6 में वेजेस मिल जानी चाहिए, ठीक है। सेक्शन मोड ऑफ पेमेंट कैसे आए, तो 7 मेथड है, 7 मेथड है जिस हिसाब से दे सकते हो, नेट के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ऐसे कर लो, 7 मेथड है, हो गया ये भी याद। फिर डिडक्शन 8 से 13 तक डिडक्शन काट सकते हो, उसके बाद नहीं काटोगे, ऐसे कर लो, ठीक है। अपनी सैलरी से लिंक करके कर लेना, उससे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे ये सारी चीजें। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, अगर 20-22 तक हमारे पास वो नहीं आई तो सैलरी इंस्पेक्टर से क्लेम करेंगे, इंस्पेक्टर को बोलेंगे अगर हमारी सैलरी 20 से 22 तारीख तक नहीं आई तो, ऐसे कर लो। आप जैसे सैलरी से जोड़ोगे ना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। फाइन ले लेंगे, ज्यादा काट लिया ना तो 8-9 फाइन लगा देंगे हम एम्प्लॉयर के ऊपर, 8-9 फाइन लगा देंगे। मैं तो ऐसे ही लर्न करती थी बच्चों, वही आपको ढंग बता रही हूँ। ये एक्ट है, आप लोगों के ऊपर लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा सेक्शंस, बाकी मैंने चीजें समझा दी आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप अपना कर्म नहीं करते और सोचो मैम जो बोले वही चीजें हो जाए, तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आप लोगों को भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैंने बता दिया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप बेयर एक्ट को देखते, वैसे एक्ट को देखते तो आपको कितना टाइम लगता, ठीक है। तो इसलिए मैंने चीजें करवाने की कोशिश करी इजी। अब मैंने पूरा पढ़ के जब आप लोगों के लिए निकाला है बच्चों, देखो एमसीक्यू है कितने हैं एमसीक्यू देख लेते हो। हाँ, a single application may be represented under section on behalf in respect of any number of employed persons। कहता है कितना पर्सन एम्प्लॉयड होने चाहिए। A single application may be presented under section on behalf or in respect of any number of employed person। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए, वेजेस एक्ट क्या कहता है, वो कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 15, ठीक है। हमने ये नहीं किया है, ये ना एमसीक्यू की अलग से वीडियो लेकर आऊंगी मैं, अगर आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट रही और आप लोगों को लगता है तो। देखो बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने आप लोगों का जो मटेरियल था यहाँ से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का करवा दिया। अब आगे अगर इससे आगे जो 2 एक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपको ये मेरी यूट्यूब पे फ्री रहेगी, ये वीडियो यूट्यूब पे फ्री है ये वाली वीडियो। अगर आपको और भी पूरा इंडस्ट्रियल लॉ को आपको पूरा पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी ऐप को, और वहां पे जाके मेरे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जहां पर मैं सारे सब्जेक्ट का रिवीजन आपका ऐसे ही करवा रही हूँ, ठीक है। और मैं बच्चों को बार बार बताती हूँ 12 से 14 जनवरी तक आपका ये कोर्स 33 सब्जेक्ट होल रिवीजन के साथ करवा दूंगी। आपका एग्जाम आगे भी जाएगा तो भी बेनिफिशियल रहेगा, और टाइम पे होगा तो भी आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। अब देखो, अब मैंने 2 एक्ट पढ़ाए, आप लोग अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो आपका हो गया। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर एमसीक्यू लगाओ, राइट। फिर ठीक है, टाइम रहा तो मैं एमसीक्यू वीडियोस भी लेकर आऊंगी यूट्यूब पर भी, ठीक है। अब बच्चों, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे रिवीजन करना है। या तो आप अपनी चीजों को खोल रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पे जो फ्री वीडियो आती है उस पर कर सकते हैं। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे ऐप में एनरोल कर सकते हैं। 2000 का कोर्स 1200 रुपए में मिल रहा है आपको, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन अवेल और रिवीजन कर सकते हैं आपके 33 सब्जेक्ट का मेरे साथ, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए नई वीडियोस जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।